हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे तो हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं? अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं? अपना ही रखिएगा, किसी और का नहीं रखिए। जय हिंद। तो दोस्तों, हम अब पॉलिटी के रिवीजन में हम अगले चैप्टर 4 में अब हम पहुंच गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके पर विशेष रूप से अध्ययन किया। फिर हमने देखा कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं, क्या उसका आलोचना किस प्रकार से होता है, कमियां क्या हैं, उन सब बारे में एक संक्षेप में हमने देखा अच्छे से। फिर से हम संविधान के प्रस्तावना को समझने की कोशिश की। फिर इन सारे मुद्दों को होते हुए अब हम अपने चौथे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसी संघ एवं राज्य क्षेत्र से हमारे संविधान के अनुच्छेद जो हैं उसकी शुरुआत होती है, और हम यहीं से सारे अनुच्छेद जितने भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना शुरू करेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो संविधान का भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। संघ एवं इसके क्षेत्रों की भाग 1, संविधान के भाग 1 में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 1 है क्या? अनुच्छेद 1 जो है ये कहता है भारत, ये भारत के नाम को दर्शाता है और भारत में राज्य पद्धति को भी बताता है, क्योंकि इसमें लिखा है अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट्स भारत। और इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत जो है इसके 3 भागों में 3 बिंदुओं पर इसे बताने की कोशिश की गई है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट्स भारत। इसके दूसरे बिंदु में बताने की कोशिश की गई है कि इसके अंतर्गत मतलब कि पॉइंट 2 में राज्यों की पहली अनुसूची में राज्यों का नाम बताया गया है। अनुच्छेद 1 में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, जो भी हैं, ये सब अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों का एक एक चीज़ करके इसमें लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत पॉइंट 3 में इसमें 3 प्रकार के भारत को 3 प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है। तो जैसे कि भारत में 3 प्रकार क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहले स्टेट है, फिर यूटी है और अर्जित क्षेत्र है। तो हमने वर्तमान में देखा जाए तो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत 0 है कि अभी तक हमने कोई हाल ताज में अर्जित नहीं किए हैं। अर्जित का मतलब यह है कि हम पहले वाले भारत नहीं हैं कि दब जाएंगे, कुचल लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम रखे हैं अपना हथियार बनाकर, अपना खाना बनाकर, उसके लिए घर बनाकर रखे हैं कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम किसी भी क्षेत्र को, क्योंकि ये मेरी संप्रभुता है। हमने बात की भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार हम किसी भी राष्ट्र को, किसी भी क्षेत्र को हम अधिग्रहित कर सकते हैं। और इसके दूसरे पार्ट में स्टेट की बात की गई है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो ये 28 राज्य की सूची कहाँ मिलेगी हमें? अनुच्छेद 1 में मिलेगी। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत पहली अनुसूची में मिलेगी। पहली अनुसूची में 28 राज्यों की सूची दी गई है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है, और अर्जित क्षेत्र की सूची नहीं दी गई है। क्योंकि हमने अभी अर्जित हालताज में कुछ किया नहीं है अर्जित क्षेत्र के अंदर। तो ये है दोस्त अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 भारत के नाम को बताता है, और ये भारत की राज्य पद्धति को बताता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है, एक संघीय राज्य है। समझ रहे दोस्त? तो ये है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना अनुच्छेद 2 बताता है। तो नए राज्य कौन से?
हम यहाँ पर उस राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं जो भारत के स्थापित क्षेत्रों में भारत के अंतर्गत आ रहा है, उसमें से नए राज्यों की स्थापना नहीं, बात करने की नहीं। किसी भी विदेशी राज्य को जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उस क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाता है। और संसद राष्ट्रपति की अनुमति की सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम, पहले सिक्किम को सह राज्य के रूप में स्थापित किया गया, बाद में 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य, उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में पूर्णतः भारत में विलय कर लिया गया और 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को स्थापित किया गया। तो अनुच्छेद 2 किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करना है तो ये इसकी बात करता है। ये संसद को ऐसी शक्ति देता है, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे या फिर नए राज्य को गठन करने की शक्ति है। जहां नए राज्य की भारत में संघ शामिल करने की बात करें, वहां पर उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो पहले से अस्तित्व में ही नहीं है, और वहीं पर नए राज्यों की गठन करने की शक्ति जो राज्य अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 जो है उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं उनके प्रवेश व गठन से संबंधित है। जो भारत के संघ के हिस्से नहीं हैं उनको अपने राज्य में मिलाने की बात कौन करता है? अनुच्छेद 2 करता है। और हमने सिक्किम को देखा, सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 36वां संविधान से पहले 35वां 1974 के तहत हम इसको सह राज्य बनाते हैं। फिर 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में पूर्णतः भारत में विलय कर इसको 22वां राज्य बना देते हैं। अब आता है अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 3 का क्या कार्य है? तो अनुच्छेद 3 दोस्त, संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को का नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किन्हीं 2-3 राज्यों के सीमाओं को मिलाकर एक नए राज्य का गठन करने की बात हो, किसी नए राज्य के नाम में परिवर्तन की बात हो, ये सारे काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होते हैं। आपको ये चीज़ तो अब तक शुरू में 14-15 राज्य थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आज 28 राज्य हुए हैं। तो इन राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ जो बना है 2000 ईस्वी में, यूपी से कटकर उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को, बिहार से कटकर झारखंड बना है। तो ये सब क्या है? ये सब किसके अंतर्गत हुआ है? ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है। किसके अंतर्गत हुआ है दोस्त? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ है सब। लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो भी परिवर्तन से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। इसको हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ संसद में पेश किया जाता है। और जो संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति जो होता है, उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, मेरे बहन, कि जो राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम भेजेंगे, आपका सत्कार करेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन के, जो मेरा मन कहेगा वही करेंगे। इस तरह से इसमें बात की जाती है। इससे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो संविधान है संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने और उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से भी कदम उठा सकती है। बिना राज्यों के अनुमति से कदम उठा सकती है। अगर इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो संसद अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्निर्धारण कर सकती है, परिसीमन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जो संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। ये पॉइंट याद करिए, ये स्टेटमेंट यही बनता है कि संविधान द्वारा क्या क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी दी गई है? नहीं दी गई है भाई।
लेकिन वही अमेरिका में दिखाई पड़ता है। इस तरह भारत को सही कहा गया है कि भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत जो है विभक्त राज्यों का, मतलब राज्यों का विभक्त हो सकता है लेकिन संघ का अविभाज्य, संघ अविभाज्य रहेगा। भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। जो संघ सरकार है ये राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार है संघ को नहीं समाप्त कर सकती और संघ सरकार राज्य को बिल्कुल समाप्त कर सकती है। और वहीं अगर इसकी तुलना हम अमेरिका के संविधान से करें तो हमें साफ शब्दों में दिखाई पड़ता है कि अमेरिका के संविधान में क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है और भारत के संविधान में नहीं दी गई है। लेकिन अमेरिका के संविधान में इस बात को बखूबी तरीके से राज्यों को गारंटी दी गई कि राज्य ध्वस्त नहीं हो सकते। और अमेरिकी संघीय सरकार जो है वहाँ नए राज्यों के निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन वहाँ के संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, और यहाँ पर भारत में कर सकती है। हर समय पढ़ने के लिए इस तुलनात्मक अध्ययन को बहुत महत्व देनी चाहिए। अब हमें अमेरिका के संविधान के बारे में पता चल जाए कि अमेरिका के संविधान में राज्य किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनकी स्थिति वहाँ पर क्या है और भारत में राज्य की स्थिति क्या है। तो इससे हमें एक नया विचार समझ में आएगा कि वहाँ यहाँ अंतर क्या है, कि यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते लेकिन वहाँ पर राज्य की अनुमति के बिना संघ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है और भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। लेकिन वहाँ का अविभाज्य राज्य, वहाँ राज्य भी विघटित नहीं हो सकते और संघ भी विभाजित नहीं हो सकता। ये रहा दोस्त अनुच्छेद 3। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद 4 जो संविधान में अनुच्छेद 4 यह में स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश और गठन किसके तहत, अनुच्छेद 2 के तहत, और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों एवं नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि इसके तहत जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी कार्य होंगे ये 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। तब फिर एक बात प्रश्न ये उठती है कि अनुच्छेद 3 के तहत हमने ये देखा कि कोई संसद जो है राज्य को परिवर्तन कर सकता है, नाम में चेंज कर सकता है ना। अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी राज्य को अपने में शामिल कर सकते हैं, ये सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी ये समझना होगा कि क्या, फिर एक प्रश्न उठ गया कि किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकता है भारत। जब यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने गया तब 1960 में इसे एक बेरूबाड़ी का मामला था पश्चिम बंगाल में, उसी के संदर्भ में ये मामला तूल पकड़ा था। जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया तो केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूबाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो राजनीतिक विद्रोह विवाद उत्पन्न हो गया। तो फिर संसद की शक्ति जो राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। तो क्या कहा उसने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। मतलब कि आप सीमा समाप्त कर सकते हो लेकिन उसको अन्य देश को देने के लिए नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन किया जा सकता है। तो मतलब कि जो अगर आप किसी देश को कोई सीमा आप देना चाहते हो, आपने अभी हाल ताज में बांग्लादेश को भारत सरकार ने 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत कुछ क्षेत्रों को प्रोवाइड किया था, तो आपने वहाँ पर देखा कि कुछ क्षेत्रों को जो प्रोवाइड किया गया था तो उसके तहत जो था भारत सरकार को संविधान संशोधन किया गया था, 100वां संविधान संशोधन किया गया था 368 के तहत। तो इसके तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई देश को देना चाहते हैं तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 1969 में ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा को निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश में सौंपना शामिल नहीं है। विदेश को आप नहीं सौंप सकते, आप सीमा निर्धारण जो है वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक, ये अनुच्छेद 4 में भी अनुच्छेद 4 से में ये भी बताया गया कि अगर आप
कि इससे अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होता है, क्योंकि अनुसूची 1 में क्योंकि जो नाम परिवर्तन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, उससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी प्रभावित होता है। क्योंकि अनुसूची 1 में अगर नाम परिवर्तन करोगे या कोई नए राज्यों का गठन करोगे या फिर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करोगे, तो आप अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 के तहत जाकर अनुसूची 1 में आप जाकर वहाँ पर जैसे कि यूटी या फिर राज्य की नाम, वहाँ की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा कि पहले 27 था अब 28 हो गया, तो वहाँ पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई अगर ये स्टेटमेंट रहे कि अनुसूची 1 अनुसूची 4 में प्रभाव पड़ेगा तो पड़ेगा प्रभाव। अनुसूची 4 में इस प्रकार प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पर अनुसूची 4 में जो है संसद में राज्यसभा सीट तय करने की बात की गई है। तो कोई नए राज्य गठन होगा तो उसको भी राज्यसभा सीटें प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसके लिए अनुसूची 4 भी प्रभावित होगा। वहाँ पर भी जाकर उस राज्य के लिए सीटों को आवंटन दिया जाएगा कि किस राज्य की सीमा के लिए सीट इतनी ज़्यादा है। ठीक, ये हमने पढ़ा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। अब हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्त कि राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव कैसे होता है। क्योंकि हम सबको पता है कि देसी रियासत उस समय जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय अपना देश आज़ादी के समय 552 देसी रियासतों में बटा हुआ था। ये सौभाग्य है कि हमारे भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से कि आज 552 भारत नहीं बल्कि एक भारत है। नहीं तो आज देश 552 छोटे छोटे टुकड़ों में बसा होता और हम आज भी लड़ रहे होते जिस प्रकार से हमें बांट कर भेजा गया था, बांट दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो इस देश की एकीकरण का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम संक्षेप में पहले देखेंगे कि आज़ादी के समय हम सब जानते हैं, आज़ादी के समय भारत में जो राजनीतिक इकाइयाँ थी ये दो श्रेणियाँ थी। राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियाँ थी। एक ब्रिटिश प्रांत था। ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन जो ब्रिटिश प्रांत हैं ये ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे, और देसी रियासत जो राजा के शासन के अधीन थे, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबंध रखते थे। और इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। और देसी रियासतों को, जो जितने भी देसी रियासत थे, उनको 3 विकल्प दिए गए कि आप या तो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहें। तो 552 देसी रियासतों में भारत की भौगोलिक सीमा में 549 भारत में शामिल हो गई। तो 549 देसी रियासत जो थी वो भारत में शामिल हो गई। जो बची हुई 3 रियासत थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो यही 3 रियासत थी जो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी, लेकिन ये भी कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इनको भी जीने नहीं देते। तो 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद भारत में इन्हें भी मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के जरिए, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। फिर 1950 में संविधान ने भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। तो इन सारे भागों में बांटकर ऐसे कुछ राज्यों को कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से बांट दिया गया था। लेकिन अभी भी एक एकीकृत राज्य के रूप में, एकीकृत देश के रूप में स्थापना नहीं हुई थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग में एक बहुत तेजी से जुड़ने लगी। तो जिसके कारण 1948 में भारत सरकार ने एसके धर समिति की गठित की। एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत किया। तो आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, एसके धर समिति ने सिफारिश किया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है ये भाषाई कार्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा में किया जाए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। क्योंकि भारत इतना विविधतापूर्व देश है, तो यहाँ पर किसी एक भाषा को भाषाई आधार पर देने से एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे और अधिक असंतोष फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं। जेबीपी समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे।
जिसे जेबीपी समिति के रूप में जाना गया, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। औपचारिक रूप से इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया कि भाषा आधार होना चाहिए। लेकिन 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे दंगे फसाद, बहुत अराजकता फैलने लगी। तो मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर पहला आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु को निधन हो गया था। जब 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हुआ तो सरकार को विवश होनी पड़ी और सरकार मद्रास के तेलुगु क्षेत्रों को काटकर एक नया राज्य, पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन करता है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश का गठन करता है। फिर इसके बाद जब आप एक राज्य को गठन कर देंगे तो अलग अलग राज्यों में इसकी मांग तो बढ़ी जाएगी। तो वही हुआ कि जिसकी कल्पना की गई थी, जिसके बारे में जिसका डर सता रहा था भारत सरकार को, वही हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बड़ी तेजी से उठने लगी। तो सरकार ने एक फजल अली आयोग गठन किया। पहले इसके धर समिति, फिर जेबीपी समिति, फिर फजल अली आयोग। जब 1953 ईस्वी में जब जगह जगह पर भाषाई आधार पर, क्योंकि आप आंध्र प्रदेश गठन होने के बाद जगह जगह भाषाई आधार पर मांग होने लगी, जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी तो सरकार ने 1953 में फजल अली आयोग का गठन कर देता है। जब फजल अली आयोग का गठन होता है, सरकार करती है, तो जिसके तहत क्या होता है कि फजल अली आयोग एक पूर्णतः स्वीकार करती है कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने में कोई समस्या नहीं है। तो फजल अली आयोग लेकिन वह एक राज्य एक भाषा का विरोध करती है कि एक राज्य में एक भाषा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, भाषाई आधार पर गठन किया जाएगा, उस राज्य में उस भाषा के लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उस राज्य में और कोई भाषा नहीं बोला जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक राज्य एक भाषा को उन्होंने दरकिनार करते हुए भाषाई आधार पर गठन की मांग की और उन्होंने इस राज्य के पुनर्गठन की योजना के लिए 4 बड़े कारक की पहचान किया कि कोई राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा तो इसके 4 कारक होने चाहिए कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण होना चाहिए, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए और वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क होना चाहिए और प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन होना चाहिए। साथ में फजल अली आयोग ने यह भी सलाह दिया कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के जो वर्गीकरण को समाप्त किया जाए, कि जो हम क ख ग घ ये सब 4 भागों में राज्यों को बांटा गया था, इसको समाप्त कर दिया जाए और 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो भारत सरकार भी इनके जो सुझाव थे, ये बहुत कम परिवर्तन के साथ इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया, भाग ग को खत्म कर दिया गया और इनमें से कुछ को पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया और कुछ को संघ शासित क्षेत्र के तौर पर स्थापित किया गया। और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। ये 14 राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य थे 1956 के भारतीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद संघ यूटी में 6 यूटी था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो समूह घ के अंतर्गत था, उसको भी तो अब इसको सिर्फ संघ शासित क्षेत्र में डाल दिया गया। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी देवी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे क्षेत्रों को संघ शासित क्षेत्र में बांट दिया गया। तो जब ये फजल अली आयोग का जब ये रिपोर्ट आया तो उसके बाद ऐसा लगा कि राज्यों के बीच भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर एक तेज मांग बढ़ने लगी और सरकारें भी अब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन करने में कोई ऐसा ढीला ढाली नहीं कर रही थी। सीधा सीधा भाषाई आधार पर जहां मांग हो रहे थे राज्यों गठन होता चला गया। तो उन्होंने 14 राज्य थे पूर्ण रूप से 1956 में। तो पहला राज्य जो था भाषाई आधार पर, उसके बाद 1956 के बाद जो गठित होना शुरू किया गया तो 1960 में बम्बई जो था,
बम्बई राज्य था। बम्बई को भाषाई आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। मतलब बम्बई का नाम ही महाराष्ट्र रख दिया गया और 1960 में एक 15वें राज्य के रूप में गुजरात का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुजरात का 15वें राज्य के रूप में। फिर 16वें राज्य के रूप में 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन होता है। 16वें राज्य के रूप में 1963 में नागालैंड का गठन होता है। फिर 17वें राज्य के रूप में पंजाब से काट कर 1966 ईस्वी में हरियाणा का गठन होता है। 1966 में 17वें राज्य के रूप में 1966 में 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद पंजाब से ही 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पहले एक भाग में हुआ करते थे, तो पंजाब से ही काटकर 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में गठन किया जाता है। 15वें पे गुजरात, 16वें पे नागालैंड, 17 नंबर पे हरियाणा, 18 नंबर पर हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 ईस्वी में 3 और राज्यों का गठन किया जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में मणिपुर 19वें राज्य के रूप में और त्रिपुरा 20वें राज्य के रूप में और मेघालय 21वें राज्य के रूप में गठन किया जाता है। फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत 16 नवंबर 1975 ईस्वी में 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो ये 22वां राज्य सिक्किम बनता है, 22वां राज्य। फिर 1987 में वापस 3 राज्यों का गठन होता है। 1987 में 3 राज्य, मिजोरम 23वां राज्य के रूप में गठित होता है। फिर उसके बाद 24वें राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश गठित होता है और 25वें राज्य के रूप में गोवा का गठन होता है। फिर वापस 26 फिर उसके बाद वापस 26, 27, 28 3 राज्यों का गठन और होता है, जैसे कि 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से काटकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन होता है 26वें राज्य के रूप में। और 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश, जिसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया, इसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश से सन 2000 ईस्वी में 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन होता है, उत्तराखंड का। फिर सन 2000 ईस्वी में ही बिहार के कुछ क्षेत्रों को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया जाता है 2000 ईस्वी में ही, जो भारत का 28वां राज्य के रूप में स्थापित होता है। 28वां राज्य के रूप में स्थापित होता है। सन 2000 में अब आंध्र प्रदेश का जो 1953 में पहला भाषाई आधार पर गठन किया गया था, अब इसको 1953 में हुआ था आंध्र प्रदेश गठन। 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को एक बार फिर से काटकर 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया जाता है। 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया जाता है 2014 में। तो इस प्रकार हमने देखा 29 राज्य। लेकिन हाल ताज में 2019 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण अब वर्तमान में 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दूसरा 2 हो गए, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव 3 हो गए, दिल्ली 4 हो गया, लक्षद्वीप 5 हो गया, पांडिचेरी 6 हो गया, लद्दाख 7 हो गया और जम्मू कश्मीर 8 हो गया। तो 28 स्टेट और 8 यूटी वर्तमान में भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देता है कभी कभी नामों में परिवर्तन जो हुआ है अलग अलग राज्यों के, तो वो कब कब हुआ है इसके बारे में देखा जाए तो जैसे कुछ राज्य थे, जैसे संघ शासित क्षेत्र थे, जैसे संयुक्त प्रांत को ले लिया जाए तो संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नाम 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया। 1969 में मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटक रखा गया और इसी वर्ष लकादीव, मिनिकॉय एवं अमिनी दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये तीनों द्वीप हैं, लकादीव, मिनिकॉय, अमिनी दीवी, इनका नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया।
1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया, NCR रखा गया। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा किया गया था। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया और इसी वर्ष पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रखा गया 2006 में ही। और 2011 में उड़ीसा का नाम पुनः नामकरण रख कर ओडिशा रख दिया गया, उड़ीसा का ओडिशा रख दिया गया। तो ये थे दोस्त बहुत प्रमुख संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी जो हमने ग्रहण किया, देखा। कैसा लगा आपको ये ऑडियो, कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? जैसा लगे आप लोग अपना सजेशन हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और हम इसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे दोस्त। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।